नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आज एक स्पेशल वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, सारे के सारे सैंपल पेपर्स आ चुके हैं, है ना। तो अब एक डिटेल्ड एनालिसिस बनता है कि एग्जाम को एनालाइज करें कि पैटर्न क्या सेम ही है, क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में एनालाइज करने जा रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, ठीक है, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो देखो आपका जो सैंपल पेपर है 2025-26 का हमें क्लियरली दिख रहा है कि आ चुका है, ठीक है। और उसके बारे में बात करी जाए तो सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, और जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आपके सामने दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसे कि पहले आपके सेक्शंस आते थे, पहले भी सेक्शन ए और सेक्शन बी रहते थे। आपका सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहता था, ठीक है, 40 नंबर का, 40 मार्क्स का। सिमिलरली आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रहता था वो भी 40 मार्क्स का रहता था। तो दोनों की अगर हम बात करें 40-40 मार्क्स के दोनों यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इंटैक्ट बने हुए हैं। अच्छा, अगर आगे बात करें तो वही आपके देखो 20 जो क्वेश्चन आते थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, एक एक नंबर के यहां पे दे रखे हैं। उसके बाद आपका दे रखा है दिस पेपर कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, 3-3 नंबर के 4 बेटा क्वेश्चन आने हैं। और उसके बाद ऐसे ही आपके जो आपको 80 वर्ड्स के अंदर लिखने होते हैं। उसके बाद बात करें दिस पेपर कंटेन्स 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। सिमिलरली दिस पेपर कंटेन्स 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कितने, जो 6-6 नंबर के हैं। यानी कहने का मतलब है कि सेम पैटर्न वही है जो पहले आया करता था, इस बार भी पैटर्न हमारा वही है, ठीक है। अच्छा, आपका जो पेपर है पूरा कितने नंबर का होता है आपको पता है। आपका थियरी का पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपके साथ प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है, वो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। तो मुझे लगता है यहां तक तो क्लैरिटी आ चुकी है सारी की सारी, है ना। अब अगर बात करी जाए तो देखो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, जिसके अंदर सेक्शन जो ए है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और सेक्शन ए अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो बात करी जाए यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो दे रखा है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर से। पहले क्वेश्चन सीधा इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर से दे रखा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो एमसीक्यूज आपके सामने दे रखा है, कुछ नहीं पूछा, वो क्या पूछा है कि बी पे, ठीक है, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, है ना। क्लियरली दिख रहा है एपीसी की वैल्यू 1 होगी, है ना। अच्छा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, तो सेकंड में क्या दे रखा है, देखो सेकंड में सीधा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला क्वेश्चन, नेशनल इनकम से क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर में। तो पेपर ठीक है, बढ़िया आया पेपर। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आ रखा है, जहां पे बोला है मनी नॉन पेरिशेबल और एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, बाय एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पूछा कौन सा फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद ये सारी की सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड दे रखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहां से आया, फॉरेन एक्सचेंज रेट से, लास्ट चैप्टर से, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो रेफर टू द गिवन डायग्राम केयरफुली। देखो आपको 2 सेक्टर मॉडल दे रखा है आपके, हमें पता है हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है। हमें 3 सेक्टर और 4 सेक्टर पढ़ना नहीं होता, हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल दे रखा है, वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद डिफ्लेशनरी गैप हमें दे रखा है। डिफ्लेशनरी गैप भी इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर से पूछा जाता है, तो डिफ्लेशनरी गैप यहाँ पे हमें दे रखा है ना। तो और वही यहाँ पे कुछ हमसे क्या पूछा गया, डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप व्हिच डैश फॉल शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किससे कम होता है, ये सारी बातें पूछी गई हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो फिर से देखो नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स के ऊपर से क्वेश्चन आ गया। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़ते हैं तो वहीं से आ रखा है क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो यानी वही सर एमसीक्यूज स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, असर्शन रीजनिंग आती है, मैच आती हैं। तो आप देखते रहो, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड के अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद बात करी जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है पेपर के अंदर। अगर बात करी जाए कि अभी तक हमसे ना सप्लाई ऑफ मनी के बारे में सिर्फ पूछा जाता था कि सर सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच इज हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। अब उसके हम कंपोनेंट्स भी पढ़ते थे, M1 M2 M3 और M4, बट आज तक हमसे कैलकुलेट नहीं कराया। मैं तो अपने बैच के अंदर कराता हूँ, ठीक है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा कैलकुलेशंस भी कराता हूँ इसकी, ठीक है, बट पेपर में कभी देखने को नहीं मिला कि कैलकुलेशन। तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें कैलकुलेशन देखने को मिल रही है। तो देखो दे रखा है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स आपको दे रखी हैं और नेट टाइम डिपॉजिट भी दे रखे हैं आपको, यानी काफी सारी बातें दे रखी हैं। क्या कैलकुलेट करने को बोला है इन्होंने, M1 कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। तो मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो M1 हम लोगों को पता है क्या होता है, CC प्लस DD प्लस OD, हम लोगों को पता है सारी की बातें, है ना, ठीक है। करेंसी एंड कॉइन, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, ये हमने पढ़ रखी है बातें।
तो ये सारी बातें आई हुई हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है। उसके बाद देखो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, सेम असर्शन रीजनिंग भी दिया हो, कौन से चैप्टर से आई हुई है, ठीक है, करंट अकाउंट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछी हुई है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपकी असर्शन एंड रीजनिंग आई हुई है। सो उसके बाद मनी एंड बैंकिंग से बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, डायरेक्टली पूछ लिया गया आपसे, है ना। उसके बाद आपको बेटा मैंने एक बात हमेशा बोली है, देखो वहां तक 10 हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए मैक्रो के, ठीक है। अब यहां से हमारे 3-3 नंबर पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और जब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि मैंने कुछ टाइम से हमेशा अपने सेशंस के अंदर बोला है कि सीबीएसई ने, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड को या प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना ज्यादा स्टार्ट करती है। और सेम बात यहां पे देखने को मिल रही है कि वैल्यू एडेड मेथड का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑन रिपीट। बट सर इसके अंदर भी कुछ चेंज है, बिल्कुल बेटा बहुत ही बढ़िया चेंज है। इस बार मल्टी फर्म्स वाला बेटा क्वेश्चन दिया है, जहां पे फर्म ए और फर्म बी है, यानी सर एक फर्म दूसरे को बेचती है तो एक फर्म की सेल दूसरे का इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाता है। कराऊंगा ये सारी बातें, है ना। तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या है चेंजेस सर, मल्टी फर्म वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है। इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये बात हो जाएगी, डोंट वरी। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, लिख रखा था स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशो, आप रिजर्व रेशो कहां पढ़ते हो, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ते हैं हम, है ना। एक्ट्स द लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट, ये मनी एंड बैंकिंग से क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन आया जो आता ही है, ठीक है। तो ये तो बात बहुत सिंपल दिख रही है, बट चॉइस में क्या दे रखा है, क्या लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। क्या बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन दे रखा है, हाँ जी डायरेक्टली दे रखा है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर थोड़ा सा केस के फॉर्म में आपको क्या दे रखा है, क्लासीफाई मिस सारिकाज इनकम एज अ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। उसकी कुछ इनकम्स दे रखी हैं जिनको आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्लासीफाई करना है। सिंपल है ये तो, नेशनल इनकम से क्वेश्चन आया हुआ है ना। Similarly, under the expenditure method, the value of gross domestic product can be estimated by adding the final expenditures incurred by all the sectors of the economy. In the lights of the given statement, explain the expenditure incurred by two sectors. यानी सर टू सेक्टर मॉडल यहाँ पे पूरा कंप्लीट का कंप्लीट आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे जरा देखें, डू यू एग्री विद द क्या लिखा है, मिशकाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और क्या बोला है, गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो एक क्वेश्चन देखें, मिस्टर क्या है, मिस्टर एक्सपेक्टर अ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ XYZ कंट्री का टुक 1 million लोन फ्रॉम एन ओवरसीज बैंक टू एक्सपेंड हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ड्यूरिंग द सेम ईयर। द गवर्नमेंट ऑफ XYZ कंट्री बोरोड इतना बिलियन फ्रॉम एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी क्वेश्चन कहां से है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन है। तो इसको पूरा करा जाएगा सॉल्व, यानी कहने का मतलब है आपसे केस बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां से कुछ ट्रांसफर जा रहा है, उधर से कुछ ट्रांसफर आ रहा है, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप एग्री करते हो स्टेटमेंट से, तो इसके ऊपर हम आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, रीजनिंग भी देंगे, सारी की सारी चीजें सॉल्व करेंगे। और सर जब बात आती है किसके ऊपर, इमेज बेस्ड के ऊपर, तो इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन है और 2 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है पेपर के अंदर, अभी दिखाता हूं आपको मैं। सर एक तो मैक्रो के अंदर और एक आईडी के अंदर। अब मैक्रो के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैक्रो के अंदर बेटा बात करें तो देखो पहला क्या आता है, यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, सेंट्रल बैंक दे रखा है। हमें पता है सर सेंट्रल बैंक क्या है बेटा, सेंट्रल बैंक एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पे सर क्या दे रखा है, इन्फ्लेशन, देखो ऊपर प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन गुब्बारे की फॉर्म में दे रखा है, हमें बैलून की फॉर्म में दे रखा है। और सर ये क्या हो रहा है बेटा, ये मॉनिटरी पॉलिसी के मेजर्स, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, है ना। तो हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते, कितना सिंपल है। तो आरबीआई ये यूज करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, कर सकते हैं इसको। उसके बाद आज एक और क्वेश्चन, ठीक है, जहां मैं मार्क कर रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या, पहले जनरली मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस आ जाते थे, न्यूमेरिकल्स आ जाते थे, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पूछ लेते थे, बट या पूछ लिया एक्सप्लेन करो वर्किंग, बट कभी भी टेबल फॉर्मेट में हमें बना के नहीं दिया। ये जनरली क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन में से आता था इस टाइप का, बट इस बार हमें मल्टीप्लायर की वर्किंग देखने को मिल रही है, जहां पे हमें फिल करनी है ब्लैंक्स। देख रहे हो, ब्लैंक्स क्या करना है, हमें फिल करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है, ठीक है। हाँ जी सर, उसके बाद अगर बात करते हैं, सर क्या दे रखा है, सर सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बात है, आप यकीन नहीं मानोगे कि इसकी डेरिवेशंस हर बार मैं अपने बैच के अंदर कराता हूं, हर बार कराइए डेरिवेशन, और इस बार देखो सीधा डेरिवेशन ही दे रखी है। जब वो बोलते हैं सूटेबल आर्ग्यूमेंट से बताओ, तो आर्ग्यूमेंट्स में तो हमें प्रूफ देने पड़ते हैं और प्रूफ हमें मैथ्स के थ्रू मिलते हैं।
तो बेटा पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाना होता है, मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी सर। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जैसा कि आता ही है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर से, आपको दे रखा है चॉइस में, ठीक है। हाँ, और एक थ्योरी का क्वेश्चन भी दे रखा है, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड, डिफाइन करो, ठीक है। वही सारी बातें पूछी हुई हैं एडी और एएस के ऊपर। अच्छा सर, उसके बाद बेटा उसके बाद आपकी केस स्टडी आ जाती है ना। अब केस स्टडी इतनी सिंपल है, क्योंकि केस स्टडी के अंदर फायदा क्या होता है, हमें केस में से आंसर मिल जाते हैं। बट फिर भी नहीं भी है ना, तो हम लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है, हम क्वेश्चन देखते आंसर कर देते हैं। सर क्या मतलब? बेटा मतलब है डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। दो टाइप की रेवेन्यू रिसीट्स दे रखी होंगी। अब दो टाइप की रेवेन्यू रिसीट्स तो हमें पता है टैक्स या नॉन टैक्स ही होती हैं, वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, बट फिर भी केस पढ़ेंगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, और इलेबोरेट द रीजंस बिहाइंड द रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, जो भी फिस्कल डेफिसिट सरकार की उधारी होती है, बोरिंग्स हो सकता है, उसके अंदर क्या हुआ आया और रिडक्शन आया, उसके पीछे रीजंस बताएंगे हम केसेस को देख के। खत्म, लो आपका मैक्रो खत्म हो गया। अब सिमिलरली हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिमिलरली हम स्टार्ट करेंगे अपना आईडी, ठीक है। अभी मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूं इसका, पेपर का सॉल्व नहीं करा, सॉल्व अभी करूंगा आपके सामने, डोंट वरी, सॉल्व करूंगा इसको। सर उसके बाद बेटा फिर से आपको एक केस दे रखा है, केस का रेफरेंस भी दे रखा है, सोर्स दे रखा है ना। वो क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई दी सेक्टर अंडर विच द अफोरसेड रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस एंड चूज द करेक्ट आंसर। वो रिफॉर्म्स पूछ रहा है, कौन से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया पाकिस्तान और चाइना से क्वेश्चन आया, डैश मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट। नहीं, मोनोपोली वहां से नहीं आया, यह है बेटा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से, है ना। हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन सर, कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग पूछी गई है, कहां से बेटा, रूरल डेवलपमेंट से, आरडी चैप्टर से, रूरल डेवलपमेंट में से असर्शन एंड रीजनिंग पूछी गई है। तो यानी कहने का मतलब सर बैलेंस्ड चल रहा है पेपर पूरा, बढ़िया पेपर है, बढ़िया पेपर बना है। चेंजेस भी मैंने बता दिए, अभी ऊपर जो चेंजेस आए हैं वो भी बताता हुआ जा रहा हूं मैं आप लोगों को, अच्छे से पढ़ो सर। उसके बाद ओइंग टू द एफर्ट्स ऑफ डैश द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। हाँ जी सर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ओइंग टू द एफर्ट्स ऑफ डैश, किसके एफर्ट्स की वजह से, जो इंडियन गवर्नमेंट थी इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें सरकार ने क्या करी, मॉडर्नाइजेशन, किसके सजेशंस पे, ठीक है, किसके रिकमेंडेशंस पे। ये सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि सारे के सारे मैंने बैचेस के अंदर करा रखे हैं अपने। अब सेम वो बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे रखी हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 8 इंडस्ट्रियल डिवीजन, 8 इंडस्ट्रियल डिवीजन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी के ऊपर हमें इसका आंसर करना, तो यानी इतना कोई डिफिकल्ट लेवल दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस हैं जिनको पकड़ के चलना है, वरना हमारी स्कोरिंग रुक जाती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर आपने ठीक से, अगर देखो पढ़ा नहीं है तो ये पेपर भी बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, बट पढ़ लिया तो पेपर आसान लगेगा। तो मेन है कि आप पढ़ाई करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है, वरना ये पेपर भी बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। सो द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू दी, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा सर, ठीक है, क्या किसके अराइवल से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अराइवल से क्या हुआ, वो सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सर। फिर देखो मैचिंग टाइप भी आ गया, ठीक है, फ्रॉम द सेट of the terms given in column 1 corresponding facts are given column, choose the correct, अच्छा करेक्ट पेयर चूज करने के बोल रहे हैं, मैच नहीं करना, करेक्ट पेयरिंग चूज करनी है। तो करेक्ट पेयरिंग चूज करने के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको दे रखे हैं सर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या दे रखा है, डैश इज द मेजर्स बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। ये भी बेटा आरडी से दे रखा है, रूरल डेवलपमेंट में से दे रखा है ना। तो जहां पे आप पढ़ते हो चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ते हो लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर। सिमिलरली बात करें तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें दे रखी हैं, ये लास्ट चैप्टर में से आया है, इंडिया कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना, जीएलएफ पॉलिसी तो इंपॉर्टेंट होती है, हर बार पूछी जाती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। देन फिर अगेन इंडिया पाकिस्तान से क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो सेम आनी वही है जो आपके सिलेबस के अंदर, उससे बाहर कुछ नहीं आ जाएगा, बट पूछने का तरीका मेरे को ज्यादा थोड़ा सा इस बार डिफरेंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल है, ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटेंसी लेवल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमें, है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायरेक्टली नहीं पूछा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कोई एडवर्ड बैरियर बारबियर डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द स्ट्रेटजी व्हिच इज डायरेक्टली कंसर्न विद द इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर एट द ग्रास रूट लेवल। एलैबोरेट करो स्टेटमेंट को, इस तरीके से आपसे पूछ लिया, तो कॉम्पिटेंसी लेवल इस बार हमें बढ़ा हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, उसके चॉइस के अंदर कुछ हमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल दे रखी है,
वो हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 31 जो आपको दिया हुआ है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं जैसे G20, सार्क और ब्रिक्स। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमें बताना है, ठीक है। SEZ एक्सप्लेन करना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, आप क्लियरली देख रहा है AI जनरेटेड इमेज है। CBSE AI जनरेटेड इमेज यूज करने लगा है, देख रहे हो सर। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटे, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को इंडस्ट्रीज दिख रही हैं, सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, इंडस्ट्रीज नहीं दिख रही, नेचुरल तरीके से चीजों को ग्रो करा जा रहा है। तो क्लियरली ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो फिर आपको एक केस स्टडी दे रखी है और केस स्टडी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, द ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आ गया, देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाँ, और ऐसे ही अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की केस स्टडी दे रखी है। देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप कर लोगे, बट बात है पेपर एनालिटिकल और कॉम्पिटेंसी जब पढ़ती है तो हमें बस एक्यूरेसी पे फोकस करना होता है कि अगर मेरे को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो बस एक्यूरेसी पे अपना फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे हम फोकस रखेंगे और इसी के ऊपर कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका हम आंसर कर सकते हैं केसेस के बेसिस। तो देखा जाए मेरे को लगता नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको चेंजेस बताया वो तो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो इस बार हुए हैं। 3 क्वेश्चन पे मैंने मार्क करा है, वो 3 क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो सैंपल पेपर CBSE ने ऑफिशियली रिलीज करा 2025-26 का, उसका डिटेल्ड एनालिसिस। अब इसका डिटेल्ड हम सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जैसे ही क्या आएगा, जैसे इसका सॉल्यूशन आएगा बेटा खूब सारा प्यार देना उसको, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगेगी। बढ़िया से एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा ताकि आप अच्छे से देख के उसकी प्रैक्टिस कर पाओ अपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।